गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल पर। पिछले क्लास में हमने बात किया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष पर। तो बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फिर से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष के बारे में। तो जैसा कि बताया गया था कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें 3 दोष थे। पहला दोष यह था कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन उनमें से किन किन कोषों में रहते हैं, उनकी ऊर्जा और वेग सभी कोषों में क्या होती है, इस सब की जानकारी रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में नहीं दिया था, जबकि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में ये सब बताया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो पहली कमी थी कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष होते हैं या कक्षाएं होते हैं, संभव होते हैं, परंतु किन किन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और सभी कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वेग और ऊर्जा व उनकी संख्या क्या है, ये सब जानकारी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नहीं थी। और दूसरी कमी यह थी कि परमाणु अस्थायी क्यों होता है। परमाणु अस्थायी क्यों होता है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर सका। और तीसरी कमी थी कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस रैखिक स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं करता है। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी, जबकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रैखिक स्पेक्ट्रम की चर्चा नहीं है। तो ये 3 कमियां हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो दूर होते हैं बोर के परमाणु मॉडल से। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बोर के परमाणु मॉडल पर बात करते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल जो था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के इन सभी दोषों को दूर किया और बोर ने अपना परमाणु मॉडल जो दिया था मैक्सवेल के क्वांटा सिद्धांत के आधार पर दिया था। और बोर ने अपना परमाणु मॉडल सन 1913 में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सन 1911 में दिया गया था, जबकि बोर का परमाणु मॉडल 1913 में दिया गया। बोर ने अपना परमाणु मॉडल सन 1913 ईस्वी में दिया था। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या परिकल्पनाएं की, इसके बारे में हम जानते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल की जो पहली परिकल्पना थी, कि बोर ने बताया कि रदरफोर्ड ने बताया था कि अपने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु नाभिक होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु में एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कोषों में चक्कर काटते रहते हैं। तो बोर ने भी रदरफोर्ड के इस सिद्धांत को माना और इसने भी कहा कि परमाणु में एक नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों तरफ परमाणु में एक नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभिन्न वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते रहते हैं। यही बोर का पहला पॉइंट है कि परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु नाभिक होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। यह बात जो है बोर के परमाणु मॉडल में भी बताई गई थी और रदरफोर्ड ने बोर के परमाणु मॉडल में जो नाभिक की बात थी उसको जो है बोर का परमाणु मॉडल माना। तो बोर का परमाणु मॉडल पहला है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों तरफ, परमाणु नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय पथों में विभिन्न
वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते रहते हैं। जिन्हें हम कोष कहते हैं। इन वृत्तीय पथों को हम कोष कहते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल का पहला जो सिद्धांत था वह था कि परमाणु नाभिक होता है और परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते रहते हैं, जैसा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कहा गया था। अब बोर का जो दूसरा पॉइंट है, बोर ने दूसरा सिद्धांत यह बताया अपने परमाणु मॉडल में कि जो परमाणु नाभिक होता है उसके चारों तरफ, परमाणु नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष हैं, असंख्य कोष संभव है, परंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी कोषों में नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कोषों में ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी कोषों में नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उस निश्चित कोष या कक्षाओं में रहते हैं, उनको हम कहते हैं अस्थायी कक्षाएं। और उन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है h/2π होता है, h/2π होता है। बोर ने अपना दूसरा सिद्धांत बताया था कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष या कक्षाएं संभव है, परंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं रहता। परमाणु नाभिक के चारों तरफ तो हम असीमित कक्षाएं बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में नहीं रहता। वह जो है, यानी वह का मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही रहता है, जिन्हें हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो जो परमाणु का नाभिक होता है उसके चारों तरफ असंख्य कोष संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सभी संभव कोषों में नहीं जाता। वह नाभिक के चारों तरफ असंख्य कोष हैं, लेकिन इन सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। वह कुछ निश्चित कोषों में ही रहता है, जिन्हें हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। और अस्थायी कक्षाओं में घूमते वे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, h/2π का पूर्ण गुणज होता है।
तो सभी कक्षाएं यानी कि नाभिक के चारों तरफ असीमित कक्षाएं, परंतु इलेक्ट्रॉन सब में नहीं रहता, वो कुछ निश्चित कक्षा में रहता है, जिन्हें अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। निश्चित कक्षा को अस्थायी कक्षा कहते हैं। और अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 का पूर्ण गुणज होता है, यानी कक्षाओं की पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे h/2 में तो उतना इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर NH/2 NH/2 जहां n कोषों की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है, जहां n जो है कोषों की संख्या है और यह इंटीजर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यह n का मान, ये वन जो है कोषों की संख्या है, अस्थायी कोषों की संख्या है, जिसका मान एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो कोणीय संवेग को हम जानते हैं कि यदि यह यम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है, यम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है और एक परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो है r त्रिज्या के पथ पर ऐसे घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग होता है mvr। कोणीय संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं mvr से, यानी m को हम कहते हैं संवेग, जिसमें r का मल्टीप्लाई करेंगे, कोणीय संवेग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो होता है NH/2, जहां n जो होता है कोषों की संख्या है और यह पूर्ण संख्या में होता है, और जो यहाँ h है प्लांक नियतांक, h है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है। इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34। तो h का मान होता है इतना। अब यदि इस फार्मूले में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि जो है mvr और ये सब 2 और h का वैल्यू रखा जाए तो हमको n का मान प्राप्त होगा, और जो n का मान प्राप्त होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, पॉइंट में या फिर जो है फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि जो है भिन्न के रूप में नहीं प्राप्त होता है, हमेशा जो है पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। इस सूत्र की सहायता से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होगा, कभी भी जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब अस्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वह जो है पहला कोष में घूमता है, पूर्ण संख्या वाले कोष में घूमता है, दूसरा कोष में घूम सकता है, तीसरा कोष में घूम सकता है, लेकिन 1 पॉइंट ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये इसके बीच जो बनेगा, इसके बीच भी कोष बना सकते हैं, जिसका मान होगा 1.2 1 या 5 कुछ भी कहे। तो 1 में रह सकता है इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या वाला कोष में, 2 में रह सकता है, लेकिन 1.5 में नहीं रह सकता है, 2.4 में नहीं रख सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब घूमता है वह पूर्ण यानी पूर्ण संख्या वाले कोषों में ही घूमता है। n का मान जो है पूर्ण संख्या होता है, उन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अन्य कोषों में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो बोर के परमाणु मॉडल की यह दूसरी परिकल्पना है। यदि इलेक्ट्रॉन पहले कोष में घूम रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो उसका कोणीय संवेग हम लेंगे mvr इक्वल टू, इसको हम n का वैल्यू रख सकते हैं 1h/2। अगर दूसरे कोष में घूम रहा है तो 2h/2, तीसरे कोष में घूम रहा है तो 3h/2, चौथे में घूम रहा है तो 4, n का मान 4h/2, लेकिन कभी भी 1.2h/2, 2.2 NH/2, 3.5 NH/2 की नहीं लिखा जा सकता। तो बोर का परमाणु मॉडल यह बताता है, बोर का परमाणु मॉडल का ये जो दूसरी परिकल्पना है यही बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो पूर्ण संख्या वाले कक्षा में ही घूमता है, यानी कि
अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है NH/2 पाई होता है।